कल्पना कीजिए, आप रोम की संकरी गलियों में चल रहे हैं। रात का समय है, आसमान में हल्की धुंध फैली हुई है, चांदनी टूटी हुई इमारतों पर पड़ रही है। वो रोम जो कभी दुनिया का बादशाह था, अब थका हुआ और बिखरा हुआ नजर आता है। कभी यही शहर था जहां सीजर ने कदम रखा था, जहां सेनाएं गरजती थीं, जहां बाजारों में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन अब यहाँ केवल टूटी हुई सड़कों की खामोशी है। सन 1200, रोम का वह समय जब साम्राज्य का वैभव खो चुका था, राजनीति बिखर चुकी थी। अब यहाँ केवल एक ही शक्ति बाकी थी, चर्च की ताकत। और उसके पीछे छिपा डर उस द्वार में रोम का हर दिन चर्च की घंटियों से शुरू होता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही घंटियों की गूंज पूरे शहर को जगा देती। लेकिन यह सिर्फ ईश्वर की पुकार नहीं थी, यह शक्ति का ऐलान भी थी। उस समय पोप इनोसेंट तृतीय चर्च के सबसे ताकतवर मुखिया थे। उन्होंने घोषणा की थी, रोम सिर्फ हमारा है, यहाँ के लोग चर्च के सेवक हैं। कोई भी निर्णय, कोई भी हुक्म ईश्वर के नाम पर सिर्फ चर्च से ही निकलेगा। लोग डरते भी थे और आस्था भी रखते थे। किसान, व्यापारी, सैनिक, सबको लगता था कि अगर चर्च के खिलाफ गए तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। रोम का हर कोना धर्म के साए में जी रहा था, लेकिन धर्म के साथ साथ भूख भी थी, गरीबी भी थी और अन्याय भी। किसी गली में एक बच्चा भूखा सो जाता तो किसी महल में भोज की थालियां सजाई जाती। गरीब और अमीर का फैसला आसमान और जमीन जितना था। रोम के दिल में हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही बात सुनाई देती थी, धर्म युद्ध। चर्च के आदेश पर सैकड़ों नहीं, हजारों लोग पवित्र भूमि यरूशलेम की ओर भेजे गए। कहा गया, यह ईश्वर की लड़ाई है, जो इसमें शामिल होगा उसे जन्नत मिलेगी और जो पीछे हटेगा वह पापी कहलाएगा। गरीब, किसान, युवक, मजदूर, यहाँ तक कि व्यापारी भी सब अपने घर छोड़कर निकल पड़े। रोम की गलियों से हर दिन जुलूस निकलते, सफेद कपड़ों पर लाल क्रॉस का निशान लिए हुए, चेहरों पर उम्मीद और आंखों में भय। कोई अपनी माँ को छोड़कर जा रहा था, कोई अपनी पत्नी और बच्चों को। हर कोई सोचता था, शायद मैं लौट कर ना आऊं। जो लोग युद्ध पर चले जाते उनके घर सूने पड़ जाते, बाजारों में सन्नाटा छा जाता, खेत खाली रह जाते, गांव की औरतें अकेली खेतों में काम करती, बुजुर्ग अपने दरवाजे पर बैठकर लौटने वालों का इंतजार करते। लेकिन बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटते। रोम के हर मोहल्ले में मातम था। लोग कहते, ईश्वर के नाम पर लड़ी जा रही यह जंग क्या सचमुच इंसानियत की जीत है या केवल खून की प्यास? हर सुबह चर्च में प्रार्थना होती, हे ईश्वर, हमारे बेटों को सुरक्षित लौटा देना। लेकिन समय बीतता गया, खबरें आती रहीं, कहीं युद्ध में हार हुई, कहीं सैनिक मारे गए, कहीं पूरा काफिला लापता हो गया। रोम की जनता अब थक चुकी थी, उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। यहीं पर हमारी कहानी का नायक मार्कस सामने आता है। वह रोम का एक साधारण युवक था। उसके दोस्त भी धर्म युद्ध में गए थे, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी कोई वापस न आया। मार्कस अक्सर सोचता, क्या यही है रोम का भविष्य? क्या हम सब केवल चर्च के आदेश मानने के लिए जी रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं? वह गहरी रातों में रोम की टूटी हुई दीवारों पर बैठकर सोचता, कभी यह शहर महान था, सीजर और कॉन्स्टेंटाइन के नाम से दुनिया कांपती थी। आज यह शहर केवल आंसुओं और प्रार्थनाओं से भरा है। धर्म युद्ध की परछाइयों के बीच रोम की आम जिंदगी बेहद कठिन हो चुकी थी। शहर के एक हिस्से में चर्च और अमीर सामंतों के लिए शानदार महल खड़े थे, चमकते झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां और भोज की मेजों पर तरह तरह के पकवान। लेकिन वहीं दूसरी ओर साधारण लोग भूखे प्यासे ठूठे घरों में सर्दी और भूख से लड़ते हुए। किसान अपनी फसलों को चर्च को कर टैक्स के रूप में दे देते, बाकी बचता तो उनके परिवार के पेट भरने के लिए भी काफी नहीं होता। मजदूर सुबह से शाम तक काम करते, लेकिन उन्हें केवल इतना मिलता कि वे एक रोटी और थोड़ा सूप खरीद सकें। बाजारों में हलचल कम हो चुकी थी। जहां कभी व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं, अब केवल सन्नाटा और थकी हुई नजरों का बोझ था। रोम के लोग अक्सर कहते, यह शहर अब भगवान का नहीं बल्कि अमीरों और चर्च का है। हर दिन चर्च लोगों से कहता, धैर्य रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को भूख से तड़पते देखती तो उसके मन में सवाल उठते, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम इतने कष्ट क्यों झेल रहे हैं? लोगों के दिलों में विश्वास और डर की लड़ाई चल रही थी। कभी वे ईश्वर से मदद मांगते तो कभी चुपचाप आंसू बहाते। इन हालातों को देखते देखते मार्कस के भीतर एक आग जल रही थी। वह गली गली घूमता,
लोगों से बातें करता, कभी किसी किसान की दास्तान सुनता, कभी किसी बुजुर्ग की पीड़ा। हर चेहरा उसे यही बताता, रोम अब वह शहर नहीं रहा जो कभी था। मार्क्स रात को अपनी छोटी सी दीपक की रोशनी में बैठकर लिखता, वह अपने कागजों पर दर्ज करता, गरीबी, अन्याय, लोगों की पीड़ा और वह सब जो चर्च छुपाने की कोशिश करता। मार्कस सोचता, अगर मैं चुप रहा तो यह सब भुला दिया जाएगा। भविष्य की पीढ़ियां केवल चर्च की बनाई हुई कहानियां जानेंगी, लेकिन असली रोम, असली पीड़ा वह हमेशा के लिए खो जाएगी। उसकी कलम उसके दिल की आवाज बन गई। हर शब्द में दर्द था, हर वाक्य में सच्चाई। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी यह पांडुलिपियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की मशाल है। रोम सो रहा था, लेकिन मार्कस जाग रहा था। उसके शब्द अंधेरे में चमकती एक छोटी सी रोशनी थे, एक उम्मीद जो शायद आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। धीरे धीरे साल बीतते गए। रोम की हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। चर्च की शक्ति और भी बढ़ती गई और जनता की हालत और भी बिगड़ती गई। लेकिन रोम की एक छोटी सी गली में, एक दीपक की रोशनी के नीचे, मार्कस लगातार लिखता रहा। उसकी पांडुलिपियां कहती थीं, रोम कभी महान था। वह सिर्फ चर्च का शहर नहीं था, वह इंसानी साहस, ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक था। उसने लिखा, गरीबी को नजरअंदाज मत करो, लोगों की आवाज को दबाओ मत, क्योंकि यही आवाजें भविष्य बदल सकती हैं। शुरुआत में उसकी लिखी बातें केवल कुछ दोस्तों तक पहुंची। लोग रात में छुपकर उसकी पांडुलिपियां पढ़ते, उनमें उन्हें अपनी सच्चाई दिखाई देती। कुछ किसान कहते, यह वही है जो हम महसूस करते हैं। कुछ विद्वान कहते, यह सच है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। मार्कस के शब्द एक चुपचाप बहती नदी की तरह फैलने लगे। धीरे धीरे लोगों के दिलों में उम्मीद का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। उस समय शायद मार्कस खुद भी नहीं जानता था कि उसकी लिखी हुई पांडुलिपियां आने वाले सदियों में पुनर्जागरण, रेनेसांस की नींव बनेंगी। यानी वही दौर जब यूरोप ने फिर से कला, ज्ञान और संस्कृति को जगाया, जब लोगों ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया, जब इंसान ने डर के बजाय सोच और ज्ञान को अपनाया। और इस नई सुबह की सबसे छोटी किरण कहीं न कहीं मार्कस के शब्दों से ही निकली थी। रात गहरी हो चुकी थी, रोम की गलियां सोई हुई थीं, सिर्फ कहीं कहीं पर दीपक की हल्की लौ जल रही थी। मार्कस अपनी खिड़की से आसमान की ओर देखता। टूटे हुए तारों की तरह उसका शहर भी बिखरा था, लेकिन उसे यकीन था कि अंधेरे के बाद हमेशा सुबह आती है। धीरे धीरे वह अपनी कलम रखता और कहता, शायद मैं इस बदलाव को न देख पाऊं, लेकिन कोई ना कोई देखेगा और तब रोम फिर से उठेगा। मार्कस जैसे लोगों ने सच्चाई लिखी, लेकिन तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चर्च की पकड़ और भी सख्त हो गई। जो लोग चर्च पर सवाल उठाते, उन्हें गद्दार कहकर सजा दी जाती। रोम में गरीबी और अन्याय बना रहा, लेकिन भीतर भीतर लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे थे। इसी दौरान धीरे धीरे विद्वानों और कलाकारों ने मार्कस जैसी पांडुलिपियों से प्रेरणा लेनी शुरू की। रोम और पूरे यूरोप में लोगों ने कहना शुरू किया, हम हमेशा डर में नहीं जी सकते। धीरे धीरे नए विचार जन्म लेने लगे। चर्च की हुकूमत अभी भी मजबूत थी, लेकिन अब लोगों की सोच बदलने लगी थी। यही वो दौर था जब मार्कस जैसे गुमनाम लेखकों की बातें असर दिखाने लगीं। कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों ने कहा, ज्ञान को बंद नहीं किया जा सकता। रोम फिर से कला और संस्कृति का केंद्र बनने लगा। माइकलैंजेलो, लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग सामने आए। चर्च अब भी ताकतवर था, लेकिन ज्ञान और कला की नई रोशनी फैल चुकी थी। अब रोम फिर से दुनिया का ध्यान खींचने लगा। वेटिकन, चर्च का मुख्यालय, दुनिया का धार्मिक केंद्र बन गया, लेकिन साथ ही साथ रोम कला, स्थापत्य और विचारों का घर भी बन गया। पुराने अंधेरे के बावजूद यह शहर फिर से जीवित हुआ। इतिहास में मार्कस का नाम दर्ज नहीं हुआ। उसकी पांडुलिपियां अलग अलग विद्वानों के हाथों से होती हुई आगे बढ़ीं। किसी ने उसका नाम मिटा दिया, किसी ने उसे अपनी तरह लिख लिया, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। लोग कहते हैं, कभी कभी बदलाव की शुरुआत एक तलवार से नहीं, बल्कि एक कलम से होती है। 1200 का रोम अंधेरे का प्रतीक था, लेकिन वही अंधेरा आने वाले उजाले की नींव बना। आज जब हम रोम को देखते हैं, उसकी शानदार इमारतें, उसकी कला, उसकी संस्कृति, तो कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों की आवाज भी सुनाई देती है जिन्होंने अंधेरे समय में भी उम्मीद लिखी थी। 1200 और 1300 का समय रोम के लिए अंधेरे से भरा था। गरीबी, चर्च का दबदबा, युद्ध और बीमारियां। लेकिन 1300 के आसपास धीरे धीरे विद्वानों और कलाकारों ने नए विचार फैलाने शुरू किए।
लोग चर्च की हर बात मानने के बजाय सवाल पूछने लगे। यही वह समय था जब पुनर्जागरण रेनेसांस की शुरुआत हुई। 1400 के दशक में रोम और पूरा इटली कला और ज्ञान का घर बन गया। चर्च अब भी ताकतवर था, लेकिन अब रोम सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं रहा, वह कला और संस्कृति का केंद्र भी बन गया। यहाँ माइकलैंजेलो, राफेल और ब्राह्मम जैसे कलाकारों ने रोम की इमारतों और चर्चों को नई पहचान दी। सेंट पीटर्स बेसिलिका जैसी महान इमारतें बननी शुरू हुईं। यह समय रोम के लिए अच्छे दिनों का असली दौर था। रोम दुनिया भर से आने वाले यात्रियों, विद्वानों और कलाकारों का शहर बन गया। यहाँ नई खोजें, नई सोच और कला का विस्फोट हुआ। चर्च की शक्ति और कला का मेल रोम को फिर से दुनिया का सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। तो भाई, रोम के अच्छे दिन 14वीं सदी 300 से शुरू हुए और 15वीं 16वीं सदी 1400 में रोम फिर से चमकने लगा। वो समय था जब रोम ने अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर नया इतिहास लिखा। सिस्टीन चैपल, माइकलैंजेलो ने यहाँ छत पर अद्भुत चित्रकारी की। क्रिएशन ऑफ एडम जैसी पेंटिंग्स, सेंट पीटर्स बेसिलिका दुनिया के सबसे भव्य चर्चों में से एक, रोम का गर्व। नवीन स्थापत्य तकनीकें, गुंबद, डोम्स, मेहराब, आर्चीज और नए इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रिंटिंग प्रेस, 1450 किताबें हाथ से कॉपी नहीं करनी पड़ती थीं। अब हजारों लोगों तक ज्ञान पहुंच सकता था। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, कोपर्निकस ने बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। एनाटॉमी और मेडिसिन, इंसानी शरीर की पढ़ाई और सर्जरी में बड़े बदलाव आए। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। मैगेलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। इन खोजों से रोम और यूरोप को व्यापार, धन और नई संस्कृतियों से जुड़ने का मौका मिला। पुराने रोमन और ग्रीक ग्रंथों को फिर से पढ़ा गया। दांते, पेट्रार्क और मैकियावेली जैसे लेखकों ने नए विचार लिखे। लोगों ने सवाल पूछने और सोचने की आजादी को अपनाया। चर्च के साथ साथ नई संगीत शैलियां पैदा हुईं। वायलिन, फ्लूट जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए। संगीत अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि उत्सव और कला का हिस्सा बन गया। प्राचीन समय, पुराना रोम और ग्रीस, यूनानी वैद्य हिप्पोक्रेट्स 400 ईसा पूर्व और गैलन 200 ईस्वी ने शरीर पर शुरुआती अध्ययन किए, लेकिन उस समय लाशों को चीर कर देखने की इजाजत नहीं थी, धार्मिक नियमों के कारण। इसीलिए वे ज्यादातर जानवरों, स्वर, बंदर पर प्रयोग करके ही शरीर के बारे में लिखते थे। गैलन की किताबें 1000 साल तक यूरोप में सत्य मानी जाती रहीं। मध्यकाल 500-1200 ईस्वी चर्च का जमाना था। शरीर की पढ़ाई लगभग बंद हो। कई लोगों का मानना था कि इंसानी शरीर को छूना या खोलना पाप है। सिर्फ गैलन की पुरानी लिखाई पर भरोसा किया जाता था, यानी असली मानव शरीर विज्ञान ठहर गया। पुनर्जागरण की शुरुआत 500-1400 ईस्वी। धीरे धीरे बदलाव आया। इटली के कुछ विश्वविद्यालयों जैसे बोलोग्ना में चुपचाप लाशों की चीरफाड़, डिसेक्शन शुरू हुई। शुरुआत में ये बहुत गुप्त रूप से होती थी, क्योंकि चर्च अभी भी विरोध करता था। मध्यकाल के चिकित्सक छात्रों को जानवर और इंसानी हड्डियां दिखाकर सिखाने लगे। असली क्रांति 1500s रेनेसांस। अंद्रियास वेसालियस 1514-1504 ने सब बदल दिया। उसने लाशों पर खुद प्रयोग किए और गैलन की कई गलतियां साबित की। उसकी किताब दे ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका 1543 आई, जिसमें पहली बार इंसानी शरीर की सही तस्वीरें और विवरण छपे। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से यह किताब यूरोप भर में फैली। कैसे पढ़ाई होती थी? विश्वविद्यालयों में एक डिसेक्शन हॉल बनाया जाता, बीच में लाश रखी जाती और सर्जन प्रोफेसर शरीर को काट कर समझाता। चारों ओर बैठे छात्र ध्यान से देखते और नोट्स बनाते। पेंटिंग और स्केच बनाने वाले कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची भी शामिल होते, ताकि हर अंक की सटीक तस्वीर बनाई जा सके। लियोनार्डो दा विंची की भूमिका लियोनार्डो 1492-1509 ने चोरी छिपे लाशों की चीरफाड़ की। उसने 700 से ज्यादा स्केच बनाए। हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, यहाँ तक कि भ्रूण, फीटस तक। उसकी ड्राइंग्स इतनी सटीक थीं कि आज भी आधुनिक विज्ञान उन्हें मान्यता देता है। रोम धीरे धीरे अंधेरों से निकल रहा था। कला की नई रेखाएं खिंच चुकी थीं, शरीर की गुत्थियां खुलने लगी थीं और ज्ञान की प्यास हर दिल में बढ़ रही थी। पर एक और सवाल सबको सताने लगा, क्या हमारी दुनिया सच में यहीं तक सीमित है? क्या पहाड़ों और समुद्रों के उस पार कुछ और भी है? यह सवाल रोम की गलियों से उठकर पूरे यूरोप में गूंजने लगा।
15वीं सदी में कुछ बहादुर नाविकों ने सोचा, अगर हम समुद्र के रास्ते अनजानी दिशाओं में निकलें तो शायद हमें नए तट, नए लोग और नए खजाने मिलें। पुर्तगाल और स्पेन के बंदरगाहों से जहाज रवाना हुए। उनके पाल हवा में ऐसे लहराते जैसे किसी अनजाने स्वप्न की ओर बढ़ रहे हों। रोम भले समुद्र यात्राओं का प्रत्यक्ष केंद्र नहीं था, पर इन यात्राओं की हर खबर, हर नक्शा, हर नई कहानी आखिरकार रोम की दीवारों तक पहुंचती थी, क्योंकि रोम उस दौर का दिल था जहां से खबरें फैलती और विचार जन्म लेते। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ने पश्चिम की ओर चलकर नया महाद्वीप खोज निकाला। वास्को डी गामा 1498 भारत का समुद्री रास्ता ढूंढकर लौटा। फर्डिनेंड मैगेलन 1519 के जहाज ने पहली बार पूरी धरती का चक्कर लगाया। हर खोज के साथ नक्शे बदलते गए। जहां पहले दुनिया छोटी और सीमित लगती थी, अब वह विशाल और अनगिनत रहस्यों से भरी दिखाई देने लगी। और रोम के विद्वान, कलाकार और व्यापारी इन खोजों की कहानियां सुनकर और भी प्रेरित हुए। नई भूमि से आए मसाले, सोना, चांदी और किस्से रोम के बाजारों और महलों में चर्चा का विषय बन गए। वास्को दा गामा के लौटने के बाद यूरोप जैसे पागल हो उठा, क्योंकि अब भारत का मसाला, रेशम, मोती और कीमती पत्थर सीधे समुद्र के रास्ते यूरोप तक आ सकते थे। पहले अरब और तुर्क बिचौलियों के जरिए यह व्यापार होता था और दाम आसमान छूते थे, लेकिन अब पुर्तगाल के पास सीधा रास्ता था और यही उसे बाकी यूरोप से आगे ले गया। 1500 के शुरुआती सालों में पुर्तगाल ने समुद्र पर अपना झंडा गाड़ दिया। उसके जहाज अफ्रीका के तटों पर किले बनाने लगे। भारत के बंदरगाहों में व्यापार केंद्र खुले। गोवा, कोच्चि और मलाबार जैसे तट पुर्तगाल के हाथों में आ गए। वह सिर्फ मसाले नहीं लेता था, बल्कि तोपों और जहाजों से अपनी शक्ति भी दिखाता था। समुद्र अब पुर्तगाल की ताकत का असली मैदान था। वास्को दा गामा की खोज ने बाकी यूरोपीय देशों को भी उकसा दिया। स्पेन ने पश्चिम की ओर अपना रास्ता चुना और कोलंबस की खोज सामने आई। इंग्लैंड और नीदरलैंड भी पीछे नहीं रहे। वे भी नए समुद्री रास्तों की तलाश में निकल पड़े। इस तरह समुद्री खोजों की दौड़, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, शुरू हुई। अब सोचो भाई, रोम सीधे समुद्र यात्राओं में शामिल नहीं था, पर इन खोजों का असर उसकी गलियों तक पहुंचता था। भारत से आए मसाले रोम के अमीर परिवारों की मेज पर सजने लगे। नए नक्शे, नए किस्से विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बन गए और चर्च भी यह समझ गया कि अब दुनिया उसके पुराने नक्शों से कहीं ज्यादा बड़ी है। पुर्तगाल ने एक समय तक हिंद महासागर पर राज किया। यूरोप और एशिया के बीच सीधा व्यापार शुरू हो गया। नए हथियार और जहाजी तकनीक विकसित हुई और धीरे धीरे यही रास्ता आगे चलकर औपनिवेशिक साम्राज्य, कॉलोनियल एम्पायर की नींव बना। 15वीं सदी का यूरोप भूखा था, भूखा सोने का, मसालों का और नई जमीन का। पुराने रास्ते खतरनाक थे। तुर्क और अरब बिचौलियों ने एशिया का व्यापार अपने हाथों में ले रखा था। इसलिए यूरोपियों ने समुद्र से पूछा, क्या तुम हमें नए रास्ते दोगे? और समुद्र ने जवाब दिया, हाँ। सबसे पहले पुर्तगाल ने हिम्मत दिखाई। प्रिंस हेनरी नेविगेटर ने नाविकों को तैयार किया। बार्थोलोम्यू डायस ने 1488 में अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप पार किया और फिर वास्को दा गामा भारत पहुंचा 1498। यह वह पल था जब समुद्र के दरवाजे खुल गए। अब मसाले सीधे यूरोप जा सकते थे। पुर्तगाल हिंद महासागर का मालिक बन गया, लेकिन स्पेन पीछे कैसे रहता? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम की ओर चला और अमेरिका की धरती पर पहुंचा। वह समझा कि यह भारत है, पर असल में यह नया महाद्वीप था। यह खोज सिर्फ नक्शा नहीं बदली, बल्कि इंसान की सोच भी हिला दी। दुनिया पहले से कहीं बड़ी थी। कुछ साल बाद 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन निकला। उसके जहाजों ने पहली बार पूरी धरती का चक्कर लगाया। भले वह खुद वापस न आया, पर यह साबित हो गया कि धरती गोल है और जुड़ी हुई है। अब कोई भी समुद्र सिर्फ ही सीमा नहीं रहा, वह एक नया रास्ता था। 16वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड और नीदरलैंड ने भी खेल में कदम रखा। उनके जहाज तेज थे, उनके व्यापारी चालाक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत, इंडोनेशिया और चीन तक व्यापार फैलाया। अब समुद्र सिर्फ खोज का मैदान नहीं था, यह व्यापार और सत्ता की जंग का अखाड़ा बन गया। रोम भले जहाजी ताकत न बना, पर इन खोजों का असर उसकी गलियों तक पहुंचा। मसालों की खुशबू, अमेरिका का सोना, अफ्रीका और एशिया की कहानियां, सब कुछ रोम के विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों तक पहुंचता। नई भूमि से आए पौधे, आलू, टमाटर, मक्का यूरोप के खाने तक बदलने लगे। नई बीमारियां भी आईं और नई सोच भी। भाई, यह युग दो चेहरों वाला था। एक तरफ यह खोज और ज्ञान का युग था,
जहां दुनिया आपस में जुड़ने लगी। पर दूसरी तरफ यह लूट और गुलामी का भी युग था। अफ्रीका से लाखों लोग गुलाम बनाकर ले जाए गए। अमेरिका की सभ्यताएं टूट गईं। सोना और चांदी यूरोप ले जाया गया और कई महाद्वीपों पर यूरोपीय हुकूमत बैठ गई। तो भाई, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वो समय था जब इंसान ने पहली बार पूरी धरती को जोड़ दिया। समुद्र अब डर नहीं रहे, बल्कि सपनों और संघर्षों का पुल बन गए। लेकिन हर खोज के साथ एक कीमत भी थी। ज्ञान और व्यापार बढ़ा, पर लालच और लूट भी उतनी ही तेजी से फैली। यही है उस युग की सच्ची कहानी, महान खोजों का युग। सबसे पहले पुर्तगालियों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट, आज का घाना, में सोने की बहुतायत पाई। इसीलिए उस हिस्से को गोल्ड कोस्ट कहा जाने लगा। पुर्तगाल ने यहाँ किले बनाए और अफ्रीका से सोना यूरोप ले जाने लगा। टोर्नाडो के बाद जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो यूरोपियों को सबसे बड़ा खजाना वहीं मिला। माया, एज़टेक और इनका सभ्यताएं मेक्सिको और पेरू में सोने चांदी के गहनों, मंदिरों और मूर्तियों के लिए मशहूर थीं। स्पेन ने इन सभ्यताओं को हराया और उनका खजाना लूटकर यूरोप ले गया। पेरू के पोटोसी और मेक्सिको की खदानों से इतना चांदी निकला कि स्पेन यूरोप का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया। भारत सोने का देश नहीं था उतना, लेकिन यहाँ सोने चांदी की मुद्राएं और आभूषण बहुतायत में थे। मसाले, रेशम और कपड़ा भी सोने की तरह कीमती माने जाते थे। यूरोपियों ने भारत से व्यापार करके अप्रत्यक्ष रूप से सोने की बहुत कमाई की। 17वीं 18वीं सदी में पुर्तगालियों को ब्राजील में बड़ी सोने की खदानें मिली। इसे ब्राजीलियन गोल्ड रश कहा गया और इससे पुर्तगाल बहुत अमीर हुआ। पुर्तगाल के बाद स्पेन और फिर डच, नीदरलैंड और अंग्रेज भी एशिया की ओर निकल पड़े। इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप, जहां से लौंग और जायफल निकलता था, वह पूरी दुनिया के सबसे कीमती टापू बन गए। डच ने यहाँ अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और जहाजों के जरिए मसालों का सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। एशिया की खोज सिर्फ मसालों तक सीमित नहीं रही। चीन के रेशम और चीनी मिट्टी, पोर्सलन ने भी यूरोप को दीवाना बना दिया। पुर्तगाली सबसे पहले मकाऊ पहुंचे। धीरे धीरे अंग्रेज और फ्रांसीसी भी चीन में व्यापार करने लगे। हर जहाज जब यूरोप लौटता तो उसमें मसाले, रेशम, चाय और चांदी की चमक होती। 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1602 में नीदरलैंड ने भी अपनी कंपनी बनाई। इन दोनों ने भारत, इंडोनेशिया और चीन तक व्यापार का जाल फैला दिया। शुरुआत में ये सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे ये ताकतवर राजनैतिक शक्ति बन गए। भारत के बंदरगाहों से मसाले, कपड़ा, नील और सोना यूरोप ले जाया जाने लगा और फिर यही व्यापार आगे चलकर औपनिवेशिक हुकूमत में बदल गया। यूरोप का आम आदमी पहली बार मसालों की खुशबू, रेशम की नरमी और चाय की गर्माहट का स्वाद लेने लगा। लेकिन इन सब के पीछे एक छिपा सच था। एशिया की जमीन और लोग धीरे धीरे यूरोप की लालच की जकड़ में फंसते जा रहे थे। यूरोप में अचानक सोने और चांदी की बाढ़ आ गई। लेकिन भाई, इससे महंगाई भी बढ़ी। इसे कहते हैं प्राइस रेवोल्यूशन। स्पेन कुछ समय तक अमीर रहा, लेकिन धीरे धीरे यह सोना युद्धों और शानो शौकत में बर्बाद हो गया। यूरोप के अमीर राजा और व्यापारी सोने से भी ज्यादा जिस चीज के दीवाने थे वह थे क्लब मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, जायफल। ये चीजें इतनी कीमती थीं कि यूरोप में इनकी कीमत सोने जितनी मानी जाती थी। और ये सब मसाले सिर्फ एशिया में, खासकर भारत और इंडोनेशिया में मिलते थे। 1498 में वास्को दा गामा जब कालीकट, केरल पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि यहां उसे मिला मसालों का खजाना, कपास, रेशम और रंगीन कपड़े। वह मसाले लादकर जब लिस्बन लौटा तो यूरोप हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मसाले सोने के दाम बिके। अब पुर्तगालियों ने भारत के तट पर किले, बंदरगाह और फौजी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। तो भाई, एशिया की खोज सोने या चांदी की नहीं थी, बल्कि खुशबुओं और रेशम की थी। पर यह खुशबू यूरोप के लिए जितनी मीठी थी, एशिया के लिए उतनी ही कड़वी साबित हुई, क्योंकि मसाले और रेशम ने यूरोप को अमीर बनाया पर एशिया को गुलामी की ओर धकेल दिया। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो स्पेन और पुर्तगाल ने वहां गन्ना, कॉफी, कपास और तंबाकू की खेती शुरू की। ये खेत बहुत बड़े थे और इन्हें चलाने के लिए लाखों मजदूर चाहिए थे। लेकिन समस्या यह थी कि स्थानीय अमरीकी लोग बीमारियों जैसे चेचक से मरने लगे। यूरोपीय लोग कठोर मेहनत और गर्मी में काम नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल उठा, खेतों में काम कौन करेगा? यूरोपियों ने अपनी नजर अफ्रीका की ओर डाली। अफ्रीकी मजदूर मजबूत थे, गर्मी और कठिन परिस्थितियों में जीने के आदी थे।
यूरोपीय व्यापारियों को लगा कि ये लोग खेती के लिए सबसे सही होंगे, और यहीं से शुरू हुआ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अफ्रीकियों को क्यों चुना गया? शारीरिक क्षमता। अफ्रीकी लोगों को मजबूत माना जाता था, बीमारियों से प्रतिरोधक। अफ्रीकी लोग उष्णकटिबंधीय रोगों के आदी थे। सस्ता मजदूर, उन्हें पकड़कर बेच देना आसान था और ज्यादा दाम पर अमेरिका पहुंचाया जाता था। युद्ध और राजनीति। अफ्रीका में छोटे छोटे राज्यों के बीच लड़ाइयां होती रहती थीं। कई राजा अपने दुश्मनों को पकड़कर यूरोपियों को बेच देते थे। यूरोप के जहाज अफ्रीका के तट पर आते, वहां से हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे पकड़कर जहाजों में भर दिए जाते। अटलांटिक महासागर पार करने की यह यात्रा, जिसे मिडिल पैसेज कहा जाता है, इतनी भयानक थी कि हर 5 में से 1 गुलाम सफर में ही मर जाता। जो बचते, उन्हें अमेरिका के खेतों और खदानों में बेचा जाता। यूरोप को अफ्रीकी गुलामों से सस्ता मजदूर मिल गया। अमेरिका के खेत सोना उगलने लगे और यूरोप अमीर होता गया, लेकिन अफ्रीका बर्बाद हो गया। लाखों लोग अपने घरों से छीन लिए गए, गांव-गांव खाली हो गए, सभ्यताएं टूट गईं और यह घाव आज तक भरा नहीं। भाई, अफ्रीकियों को गुलाम इसलिए बनाया गया क्योंकि यूरोप को अपनी नई कॉलोनियों को चलाने के लिए मजदूर चाहिए थे। लालच इतना बढ़ गया कि इंसान को इंसान नहीं बल्कि माल समझकर खरीदा बेचा जाने लगा। यही था उस दौर का सबसे काला सच। अफ्रीकी गुलामों का जीवन, आगे की कहानी। उनकी सुबह सूरज से भी पहले होती। कभी घंटी, कभी मालिक की आवाज, और सबको खेतों में जाना पड़ता। गन्ने, कपास या तंबाकू के खेत में झुककर काम करना, पीठ पर सूरज की आग झेलना और हाथों पर छाले भर जाना, यही रोज का सिलसिला था। शाम ढलते ढलते थके हारे जिस्म, पर दिमाग और दिल अब भी किसी आजादी के ख्वाब में भटकते। पर भाई, इंसान दुख में भी रोशनी ढूंढ लेता है। रात को जब सब लौटते, तो छोटी झोपड़ियों में आग जलती, लोग गीत गाते, ढोलक बजाते और बच्चों को कहानियां सुनाते। उन गीतों में दर्द भी था और उम्मीद भी, जैसे एक दिन जरूर आजादी आएगी। यही संगीत आगे चलकर ब्लूज और स्पिरिचुअल बना, जिसने दुनिया की सबसे गहरी आवाजें दी। परिवार टूट जाते थे, फिर भी गुलाम लोग नए परिवार बना लेते। कोई दूसरे की संतान को अपना बच्चा मान लेता, कोई बुजुर्ग सबके दादा दादी बन जाते। समुदाय ही उनकी असली ताकत था। अगर कोई बीमार पड़ता तो सभी मिलकर दवा ढूंढते। अगर किसी का बच्चा भूखा होता तो सब रोटी बांटते। यही भाईचारा उन्हें जिंदा रखता था। लेकिन डर हमेशा साथ रहता। अगर कोई काम से चूका या भागने की कोशिश की तो कोड़े, संजीरें या जंजीरों में बेचा जाना, यह सब सच्चाई थी। गुलामों का जीवन जैसे 2 हिस्सों में बंटा था, दिन में जुल्म सहना और रात में उम्मीद जीना। भाई, कोई भी इंसान हमेशा चुप नहीं रहता। कुछ गुलाम खेतों का काम धीमा कर देते, औजार तोड़ देते या बीमारी का बहाना करते। यह भी एक तरह का प्रतिरोध था। कुछ भाग जाते, जंगल, दलदल या अंडरग्राउंड रेलरोड नाम के गुप्त रास्तों से, और कुछ विद्रोह करते। हर छोटा कदम एक बड़ा ख्वाब था, आजादी का ख्वाब। रात को जब सब थक कर लेटते तो आसमान देखते, वही आसमान जिसे उनके पूर्वज अफ्रीका में देखते थे। तारे उन्हें याद दिलाते कि एक दिन हम भी आजाद होंगे। उनकी दुआएं, उनके गीत और उनका विश्वास, यही वो चीजें थीं जो जंजीरों से भी मजबूत साबित हुईं। तो भाई, अफ्रीकी गुलामों का जीवन केवल दर्द की कहानी नहीं था, बल्कि उम्मीद और इंसानियत की भी कहानी थी। उन्होंने दुख के बीच गीत बनाए, अंधेरे में भी भाईचारा जिया और सपनों में आजादी को संजोए रखा। यही वजह है कि उनकी आवाजें आज भी गूंजती हैं, संगीत में, कहानियों में और आजादी की लड़ाई की याद में। 18वीं सदी के अंत में यूरोप और अमेरिका में नई सोच उठी, हर इंसान बराबर है। कई चर्च और विचारक कहने लगे, गुलामी गलत है। अफ्रीकी गुलाम खुद भी गुप्त बैठकों में आजादी के लिए योजना बनाने लगे। इन सब ने मिलकर एबोलिशन मूवमेंट, गुलामी खिलाफ आंदोलन पैदा किया। गुलामों ने कई छोटे बड़े विद्रोह किए। सबसे मशहूर था हैती क्रांति 1791-1804। हैती के गुलामों ने फ्रांस के खिलाफ बगावत की और दुनिया का पहला आजाद श्वेत गणराज्य बना। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि गुलाम भी आजादी हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के भीतर भी छोटे बड़े विद्रोह हुए। नेट टर्नर, हैरियट टबमन जैसे लोगों ने अंडरग्राउंड रेल रोड से हजारों गुलामों को भागने में मदद की। अमेरिका में उत्तरी नॉर्थ राज्य औद्योगिक थे, वहां गुलामी कम थी। दक्षिण साउथ राज्य खेती पर निर्भर थे, वहां गुलामी गहरी थी।
जैसे जैसे उत्तरी राज्यों में एबोलिशनिस्ट आवाजें तेज हुईं, दक्षिण के राज्यों ने उसका विरोध किया। यह टकराव इतना बढ़ा कि अंततः गृहयुद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर 1865 छिड़ गया। इस युद्ध के बीच राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति घोषणा की। इसमें कहा गया, जो राज्य विद्रोह में हैं, वहां के गुलाम अब और गुलाम नहीं रहेंगे। यह ऐलान प्रतीकात्मक था। इसने युद्ध को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की लड़ाई बना दिया। गृहयुद्ध 1865 में उत्तरी राज्यों की जीत के साथ खत्म हुआ और उसी साल अमेरिकी संविधान का 13वां संशोधन 13th अमेंडमेंट पारित हुआ, जिसमें गुलामी को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कागज पर अब हर गुलाम आजाद था। लेकिन भाई, आजादी मिलते ही सब कुछ आसान नहीं हुआ। गुलाम भले कानूनी तौर पर आजाद हो गए, पर उन्हें न जमीन मिली, न पैसा, न शिक्षा। दक्षिण में नस्लवाद, रेसिज्म और जिम क्रो लॉज जैसी भेदभाव वाली नीतियां चलती रहीं। लोगों को वोट का हक तो मिला, पर डर और हिंसा भी झेलनी पड़ी। फिर भी यही वो पल था जब सदियों की गुलामी का सिलसिला टूटा और इंसान ने पहली बार अपने दम पर खड़े होना शुरू किया। गुलामी से मुक्ति सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की जीत थी। उनके गीत, उनके संघर्ष और उनकी हिम्मत ने दुनिया को एक सबक दिया कि कोई भी जंजीर हमेशा के लिए नहीं होती। आज भी अमेरिका और दुनिया में उनकी मेहनत, संस्कृति और आवाजें गूंजती हैं। तो भाई, गुलामी से मुक्ति की यह कहानी केवल कानून या युद्ध की कहानी नहीं है। यह हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत की कहानी है। उन लोगों ने, जिनके हाथों में जंजीरें थीं, अपने गीतों और संघर्ष से वो दिन देखा जब उन्होंने सूरज को आजादी के साथ उगते हुए पाया। अब्राहम लिंकन और गृहयुद्ध की कहानी। अब्राहम लिंकन एक गरीब किसान परिवार में जन्मा लड़का, जिसके पास न किताबें थीं न औपचारिक शिक्षा, लेकिन उसमें एक सपना था, कानून पढ़कर इंसाफ करना और लोगों को बराबरी दिलाना। धीरे धीरे वो वकील बना, नेता बना और 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। पर उसकी जीत से दक्षिणी राज्यों में हलचल मच गई, क्योंकि लिंकन गुलामी को फैलने से रोकना चाहता था। लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही 11 दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का नया देश बना लिया। राजधानी रिचमंड, वर्जीनिया उनकी सोच थी, हमारी खेती और तंबाकू की जमीनें बिना गुलामी के नहीं चल सकती। और इसी तरह 1851 में सिविल वॉर शुरू हुआ। उत्तर यूनियन बनाम दक्षिण कन्फेडरेसी। यह युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे खून खराबे वाला युद्ध था। लाखों सैनिक मैदानों में मारे गए। गेटिसबर्ग, एंटीटम जैसे युद्ध स्थल खून से लाल हो गए। गांव गांव तबाह हो गया। उत्तर के पास फैक्ट्री, हथियार और रेलगाड़ियां थीं। दक्षिण के पास जमीन, दास मजदूरी और सैन्य जनरल की रणनीति। दोनों तरफ लोग मानते थे उनकी लड़ाई इंसाफ की है। युद्ध के बीच लिंकन ने वह ऐलान किया जिसने इतिहास बदल दिया, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसमें कहा गया, दक्षिणी राज्यों में जो भी गुलाम हैं वे आजाद हैं। यह सिर्फ कानून नहीं था, यह युद्ध को एक नैतिक जंग बना दिया। अब यह केवल राज्यों की लड़ाई नहीं रही, यह इंसानियत की लड़ाई बन गई। युद्ध 1867 में उत्तर की जीत से खत्म हुआ। कन्फेडरेसी की राजधानी रिचमंड गिर गई और अमेरिकी संविधान का 13वां संशोधन पास हुआ, जिसने पूरे देश से गुलामी को हमेशा के लिए मिटा दिया। कानूनन हर इंसान अब आजाद था। लेकिन भाई, यह जीत लिंकन के लिए आखिरी साबित हुई। 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन DC के फोर्ड्स थिएटर में एक दक्षिणपंथी हमलावर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अगले दिन लिंकन की मौत हो गई। वो इंसान जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, खुद आजादी का सूरज देखने के बाद चला गया। अब्राहम लिंकन आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बचाया और इंसानियत को ऊंचाई दी। उनका एक मशहूर वाक्य था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। उनकी विरासत यही कहती है कि इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ा गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, ये थी अब्राहम लिंकन और अमेरिकी गृहयुद्ध की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, संघर्ष भी है और इंसानियत की सबसे बड़ी जीत भी। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, वैसे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इतिहास की और भी अनसुनी कहानियां सुनाते रहें। आपका धन्यवाद। आपकी सुनने की धैर्य और मोहब्बत ही
हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए स्वर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।